बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड इन हेपेटाइटिस कि हम हेपेटाइटिस को जो है वो कैसे डायग्नोज हमने करना है अल्ट्रासाउंड पर, और उसमें जो है लिवर की कौन कौन सी जो है वो अपीयरेंसेस आती हैं अल्ट्रासाउंड पे, और उन अपीयरेंसेस के पीछे की रीजंस क्या हैं। ठीक है, कौन सी जो हमारे पास अपीयरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जो चीज़ें हैं वो अपीयरेंसेस वो क्यों जो हैं वो ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक हैं, उसकी जो है वो रीज़न क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम सब लोगों ने अल्ट्रासाउंड देखा हुआ है कि नॉर्मल जो है वो एक अल्ट्रासाउंड कैसा होता है, एक नॉर्मल इमेज कैसा होता है। ये हमारे पास एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है, पैरासैजिटल व्यू है जिसके अंदर साइड के ऊपर किडनी नज़र आ रही है, हमें सक्रीनियल कॉर्डल व्यू भी कह सकते हैं, दोनों में लीवर एक ऊपर से नीचे नज़र आ रहा है। तो ये हमें किडनी नज़र आ रही है, इसके अलावा ये लीवर है। तो लीवर का अगर आप टेक्सचर देखें तो लीवर का टेक्सचर आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा है। ये देखेंगे बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल एक जैसा टेक्सचर है, बिल्कुल स्मूथ। ये छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे जो है वो हेपेटोबिलियरी चैनल्स नज़र आ रहे हैं, और ये ग्लैंडुलर सी जो हल्की हल्की जो है बिल्कुल डॉटेड सी अपीयरेंस आ रही है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्मूथ है। थ्रू आउट द लीवर की जो है वो सरफेस ऐसी है, और यहाँ पर लीवर की जो एक्वजेंसिटी है वो किडनी से ज़्यादा है और डायाफ्राम से बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल लीवर का स्ट्रक्चर है, लेकिन डेफिनेटली जब किसी न किसी किस्म की अब नॉर्मेलिटी आती है लीवर के अंदर तो उसकी शेप डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ भी अगर हम लीवर को देख लें तो ये भी नॉर्मल लीवर है, बेसिकली ये ट्रांसवर्स प्रोब के अंदर रखा हुआ हमारे पास इमेज है। तो ये देखें ये नीचे की तरफ डायाफ्राम है और ऊपर की तरफ लीवर है। तो लीवर का पैरेन्काइमा देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ अपीयरेंस है हमारे पास, बिल्कुल एक जैसी, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल एक जैसी, और नॉर्मल अपीयरेंस है, बिल्कुल हल्के हल्के। जिस तरह देखें ये ग्लैंडुलर टाइप्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये नॉर्मल लीवर्स के सेल्स हैं जो अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसकी बिल्कुल ब्राइट सी एक्वजेनिटी है, और इसे हम बोलते हैं कि थ्रू आउट जो है वो एक होमोजेनस पैटर्न है इसका लीवर का। अब सबसे पहले तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं हेपेटाइटिस के अंदर तो हमें पता होना चाहिए भाई हेपेटाइटिस है क्या, और हेपेटाइटिस काज क्या करता है। तो हमें सबको पता है कि हेपेटाइटिस जो है वो क्या है, लिवर की इन्फ्लेमेशन है। हम हेपेटाइटिस उस हर चीज़ को बोलते हैं जिन सिनेरियोज के अंदर लिवर की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। आइटिस जो है आपको पता है कि तब लगता है जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी की इन्फेक्शन हो जाए। तो अगर ये लीवर है, लीवर को जो है वो बेसिकली इन्फेक्शन जो है हेपेटाइटिस वायरसेस से हो सकती हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, डी है, ई है, ए वायरसेस है। तो किसी भी किस्म के वायरस की वजह से आके जो अटैक होता है लीवर पर, तो वो लीवर के सेल्स पर होता है, जो माइक्रो लेवल के ऊपर सेल्स होते हैं वहाँ पर अटैक होता है, जिसे हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। तो जब भी अटैक हुआ तो वो कहाँ पर हुआ, लिवर्स के सेल्स पर हुआ, और हेपेटोसाइट्स के ऊपर अटैक हुआ। उन हेपेटोसाइट्स के थ्रू जो है वो अटैक ने बढ़ना है। ठीक है, तो हमें पता है कि नॉर्मली तौर पे जब भी किसी जगह के ऊपर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस अटैक करता है तो उस अटैक के नतीजे के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म आता है। ये क्या आता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म आता है। उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म के ज़रिए क्या होता है, टी सेल, डब्ल्यू बी सीज, बी सेल्स जो हैं वो सारे के सारे जो है वो आते हैं, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये जो वायरस जो है वो लिवर के ऊपर अटैक करता है, वो वायरस खुद जो है डिस्ट्रॉय नहीं करता लिवर को। ठीक है, लेकिन जो उनको किल करने के लिए हमारे पास टी सेल्स वगैरह आते हैं, तो वो जब उनको डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, तो उन बैक्टीरिया को उन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उन वायरसेस के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ जो लिवर के नॉर्मल सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। वो नॉर्मल सेल्स भी डाई ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल सेल्स डाई ऑफ होंगे, जब ये नॉर्मल सेल्स डाई ऑफ होंगे, मर जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे लिवर को रिपेयरिंग का काम करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, लिवर को रिपेयरिंग का काम करना पड़ेगा। लीवर वहाँ पे अपने टिश्यूज़ को, अपने स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करेगा। तो उस रिपेयरिंग की स्टार्ट होती है स्कारिंग से। हम सबको पता है कि जब
किसी जगह पर कोई भी किस्म का कोई रिपेयर आता है, कोई हमने चीज़ पे रिपेयर करना हो यानी कि स्किन जो है अगर एक जगह से डैमेज हो जाए उसके बाद वो दोबारा हील होती है, तो हील होने वाली जगह के ऊपर एक स्कार बन जाता है जो बिल्कुल नॉर्मल टिश्यूज़ की तरह नहीं होता। तो इसी तरह लीवर के अंदर भी क्या होता है, जगह जगह पर स्कार बन जाते हैं जिसे हम स्कारिंग बोलते हैं, या जो फाइब्रोसिस की अर्ली टाइप है। ठीक है, ये एक बड़े एक्यूट लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ हो रही होती है, और इस वक्त पेशेंट को किसी किस्म की कोई साइन एंड सिम्टम्स वगैरह इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही होती जब तक जो है ये स्कारिंग होती है। लेकिन इस वक्त एक चीज़ होती है कि लीवर का जो साइज़ है, लीवर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। लीवर का साइज़ इंक्रीज़ क्यों कर रहा होता है? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन के नतीजे के अंदर जितने भी सारी चीज़ें आई थी, जितने भी स्ट्रक्चर्स आए थे, तो WBCs आए थे, टी सेल्स वगैरह आए थे, वो उन सारों ने अकोमुलेशन कर लिया, अकोमुलेट हो गए हैं लीवर के अंदर, जिसकी वजह से लीवर का साइज़ बड़ा हो गया है। वहाँ पे वायरसेस भी हैं, वहाँ पे डेड सेल्स भी हैं, और कुछ न्यू सेल्स भी ग्रो करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल जो पहली कंडीशन होती है जिसे स्वेलिंग बोलते हैं इन्फेक्शन के रिलेटेड, तो वो सबसे पहले होती है, तो लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 15.5 जो है वो क्रेनियल क्वाड्रल जो है वो होती है मेजरमेंट, 15.5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे इंक्रीज़ बोलेंगे। कुछ बोलते हैं कि 16 सेंटीमीटर है, तो हम जो ज़्यादातर जो मानने वाली है वो है 16 सेंटीमीटर है, कि अगर तो मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा लीवर मेजर किया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं कि ये जो है लीवर क्या हो गया, इनलार्ज हो गया है। और कुछ रेडियोलॉजिस्ट के नज़दीक ये बिलीव किया जाता है कि अगर ये किडनी है, तो इस किडनी से ऊपर की तरफ जितना हिस्सा जो है ये निकल रहा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, अगर ये जो है इनलार्ज है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, लिवर की इनलार्जमेंट हो रही है। तो ये बेसिकली सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि लिवर की इनलार्जमेंट हो रही है, हिपैटोमेगैली हो रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हिपैटोमेगैली हो रही है तो ये चीज़ें हैं। अब बाकी चीज़ें एक स्पेसिफिक फिनोमिना से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक फिनोमिना क्या है और उसे हम कैसे देखते हैं, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमें पता है कि लीवर का जो है वो मेजर जो पोर्शन है लीवर को जो सप्लाई करने के लिए, अ, वो हमारे पास यहाँ पे सी शेप जो है वो मैं ड्यूडेनम बना रहा हूँ। ठीक है, और इस सी शेप ड्यूडेनम के अंदर ये जो है हमारे पास पेंक्रियाज पड़ा हुआ है। ठीक है, और इधर जो है स्प्लीन है हमारे पास। तो अब जो है जो ब्लड आना है, तो एक मेजर वेसल्स हमें पता है कि लीवर की ब्लड सप्लाई जो है वो यूजली तौर पे 80% जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो इंटेस्टाइन से आ रही होती है, और ये इंटेस्टाइन जो है इसके पास रिच ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट्स रिच। ठीक है, तो इसके पास न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड था, और पीछे से स्प्लीन से आ रही थी स्प्लीनिक वेन, और ये स्पिरोमेजेंटेरिक वेन, ये दोनों ज्वाइन होती हैं, और ये ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, पोर्टल वेन। ठीक है, जिसे हम पीवी बोलते हैं, पोर्टल वेन, जो बड़ा इंटीग्रल पार्ट प्ले कर रही होती है लिवर के अंदर। अब इस पोर्टल वेन का काम है कि इस पोर्टल वेन ने क्या करना है, लिवर के अंदर ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ताकि वो ब्लड अपना काम कर सके। अगर उसने किसी किस्म की कोई प्रोटीन बनानी है, कोई क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनानी है, उसने कोई डिटॉक्सीफाई करना है चीज़ों को, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होना है वहाँ पे बाइल की प्रोडक्शन होनी है, अगर वहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है वो किक आउट होने हैं बॉडी से, उनके लिए, और जो है उसके लिए अगर ग्लूकोज वगैरह स्टोरेज होनी है, लिपिड्स वगैरह की स्टोरेज होनी है, तो ये सारे काम लिवर के अंदर आके होते हैं। तो हमें पता है वेन्स जो हैं आगे से आगे डिवाइड होती हैं, तो कोई भी जब चैनल चलता है तो ये क्या होती हैं, चीज़ें डिवाइड होती हैं, और मज़ीद डिवाइड से मज़ीद छोटी होती जाती है। तो इसी तरह पोर्टल वेन भी छोटी होती होती कैपिलरीज के अंदर ड्रेन कर जाती है। क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है छोटी, और उन कैपिलरीज को हम बोलते हैं साइनोसाइडल कैपिलरीज। ठीक है, साइनोसाइडल एक ये नॉर्मल कैपिलरीज होती हैं कॉन्टिन्यूस, जिसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे क्लेफ्ट्स होते हैं इस तरह से, जो माइनर से, ताकि यहाँ से जो है सब्सटेंसेस इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर मूव कर सकें, या जहाँ से भी टेक प्लेस होनी है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना है वहाँ से। इसी तरह फिर फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, फेनेस्ट्रेटेड के अंदर ये गैप थोड़े से जो है वो ज़्यादा होती हैं।
ठीक है, कैपिलरीज के अंदर। लेकिन जो साइनोसाइडल्स होती हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े गैप्स होती हैं और सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती हैं, ताकि जो है वो सब्सटेंस, अगर कोई इसके अंदर कोई सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस ईजीली इसके थ्रू पास आउट हो सके और जो है इनकी जो है एक्सचेंज हो सके चीज़ों का, और ऑर्गन्स इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। तो लीवर के अंदर मौजूद होते हैं हिपेटोसाइट्स, लीवर के अंदर मौजूद होते हैं हिपेटोसाइट्स, और ये हिपेटोसाइट्स इन साइनोसाइट्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर होते हैं, यानी कि दोनों आपस में बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, करीब करीब होते हैं इनके यहाँ पे, यानी कि ये साइनोसाइट्स पड़े हुए हैं। तो इन साइनोसाइट्स के अंदर जो है वो एक्सचेंज होना है बेसिकली इन मटेरियल का, जो भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जो भी प्रोटीन्स वगैरह बननी है, ये इतने करीब होती हैं कि अगर लीवर कोई चीज़ बना रहा है तो वो आसानी से यहाँ जा सके, और अगर इनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो लीवर ने स्टोर करनी है, ये चाहिए, तो वो लीवर के सेल्स के पास जा सके। तो ये साइनोसाइड्स होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब स्कारिंग होती है, यानी कि लीवर डैमेज होता है, लीवर के टिश्यूज़ जब मरते हैं, उस अटैक के अंदर जो वायरसेस की वजह से इनके ऊपर हुआ था, तो उसमें किल होते हैं, तो वहाँ पर जो है लीवर अपने टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। लीवर वहाँ पे अपने टिश्यूज़ को क्या करता है, रिपेयर करता है। उस रिपेयरिंग के नतीजे के अंदर स्कारिंग होती है। अब जब स्कारिंग होती है तो स्कारिंग की वजह से उस पॉइंट के ऊपर मौजूद जो टिश्यूज़ थे वो तो डेड हो गए, वो तो ख़त्म हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस जगह वाले टिश्यूज़ डेड हो गए, लेकिन यहाँ पे टिश्यू पड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दूर है बहुत ज़्यादा साइनोसाइड से। तो साइनोसाइड से इतना दूर होने की वजह से जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है बिटवीन द लिवर एंड बिटवीन द ब्लड वेसल्स वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिवर अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ता जाता है, इसका उसके फंक्शन डिटोरिएट्स होते रहते हैं, और जो जिन लेवल्स का ब्लड के अंदर नॉर्मल अमाउंट के अंदर मौजूद होना चाहिए था, वो लेवल्स ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं। इसमें सबसे पहला अमल क्या होता है कि जब आगे की तरफ नहीं जा रहा ब्लड, तो ये पीछे की तरफ ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, पोर्टल वेन डायलेट हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, पोर्टल वेन डायलेट हो जाती है। पोर्टल वेन का नॉर्मल साइज़ जो है वो 13 मिलीमीटर तक होता है। पोर्टल वेन का नॉर्मल साइज़ कितना होता है, 13 मिलीमीटर तक जो है वो उसका नॉर्मल साइज़ है पोर्टल वेन का। तो अगर 13 mm से ज़्यादा डायामीटर हो जाए पोर्टल वेन का, तो इसका मतलब है कि पोर्टल वेन अब क्या हो गई है, डायलेट हो गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोर्टल वेन जो है वो डायलेट करना शुरू कर देती है, और जब पोर्टल वेन जो है वो डायलेट करती है, तो इसका मतलब है कि अब इंट्रा जो वीनस प्रेशर है, यानी कि पोर्टल वेन के अंदर जो प्रेशर है ब्लड का, वो इंक्रीज़ कर रहा है। जो वेन के अंदर जो प्रेशर है ब्लड का, वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। और ये वेन तो अटैच थी स्प्लीन के साथ भी, ये वेन किसके साथ अटैच थी, स्प्लीन के साथ भी अटैच थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर ब्लड की अकोमोडेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये वॉल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से जो है इंट्रावीनस जो है प्रेशर या पोर्टल प्रेशर जो है ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल हाइपर टेंशन। इसको हम बोलते हैं कि ये इसकी अब पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई। अब हमें पता चला कि नंबर वन, कि लीवर की इनलार्जमेंट हो रही थी, लीवर की इनलार्जमेंट हो रही थी हेपेटाइटिस के अंदर। नंबर टू, इसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ठीक है, नंबर थ्री जो है, पोर्टल वेन डेफिनेटली इनलार्ज भी होगी, डायलेट भी होगी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये सारा कुछ लीवर के अंदर हो रहा था, लीवर के अंदर हो रहा था, अब लीवर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन्ड हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल रही। और वहाँ पे क्योंकि जो है, जो आर्टीरियल ब्लड आ रहा है, आर्टीरियल ब्लड में जो इम्यून सिस्टम के कंटेंट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से लीवर का एडीमा हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इंट्राहेपेटिक एडीमा होगा। इंट्राहेपेटिक एडीमा होने की वजह से, इंट्राहेपेटिक एडीमा होने की वजह से जो है डिक्रीज़ हो जाएगी एक्वोजेनिसिटी, लीवर की एक्वोजेनिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लीवर की एक्वोजेनिसिटी तो अब डिक्रीज़ हो गई, लेकिन अब लीवर के अंदर मौजूद थी, यहाँ पे छोटे छोटे हेपेटोसाइट्स थे, पोर्टल वेन के रेडिकल्स थे। ठीक है, हेपेटोसाइट्स थे, पोर्टल वेन के रेडिकल्स थे। अब जब यहाँ पे फ्लूइड था और यहाँ पे पोर्टल वेन के रेडिकल्स थे, तो इन दोनों के दरमियान की एकॉस्टिक जो इन्हेंसमेंट थी वो
ज़्यादा हो गई, यानी कि मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे दोनों का जो एकॉस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच था वो ज़्यादा हो गया, जिसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि ये जो पोर्टल वेन के जो रेडिकल्स थे ये ज़्यादा ब्राइट ब्राइट नज़र आना शुरू हो गए। पोर्टल वेन के रेडिकल्स कैसे नज़र आना शुरू हो गए? हल्के से ब्राइट ब्राइट नज़र आना शुरू हो गए, और ओवरऑल लीवर क्या नज़र आ रहा है? थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। तो ये ऐसा लगता है जैसे आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टारी स्काई अपीयरेंस। स्टारी स्काई अपीयरेंस। लेकिन ये स्टारी स्काई अपीयरेंस मोस्ट सेंसिटिव है। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि ये और भी बहुत सारी कंडीशन के अंदर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये अगर नज़र आए तो इसका मतलब सिर्फ हेपेटाइटिस ही है। अब ये किसी और वजह से भी हो सकती है। ये नॉर्मली तौर पे भी इस तरह से हो सकती है कि अगर लीवर को किसी भी वजह से हल्का सा भी जो है वो डैमेज हुआ हो। ठीक है। दूसरी चीज़, पोर्टल वेन के रेडिकल जिन्होंने ये पोर्टल वेन बनाई थी, तो ये जो पोर्टल वेन की जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये इंक्रीज प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर करके ये थोड़ा सा जो है वो थिक हो जाती हैं, और इनकी जो है अपीयरेंस जो है वो भी हमें जो है, ये इनके जो एरिया है वो भी क्या नज़र आना शुरू हो जाते हैं? ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाती है। यानी कि पोर्टल वेन की हमें जो वॉल है वो भी कैसी नज़र आना शुरू हो गई है हमें? वो भी हमें ब्राइट कलर की नज़र आना शुरू हो गई है। पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन हो गया, पोर्टल वेन में ब्लड ब्लड बढ़ गया जो बहुत ज़्यादा हो गया, और वो ब्लड क्या है, छोटी छोटी ब्रांचेस से पीछे जाना शुरू हो गया। वो छोटी छोटी वेसल्स जो पड़ी हुई थी, जो पोर्टल वेन से निकल रही थी, वो किसी और ऑर्गन्स में जा रही थी, वहाँ जाना शुरू हो गया, और उनमें से वो वाली वेन्स पेटेंट हो जाती हैं और डायलेट हो जाती हैं, और उसको बोलते हैं हम वेरिसिस। उसे क्या बोलते हैं? वेरिसिस। अब ये वेरिसिस जो है जिस वेन की तरफ जाएगी उस वैसा नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एसोफेजियल वेन्स पेटेंट होती हैं और वो वेन्स के अंदर ब्लड चला जाता है पोर्टल वेन का रुका हुआ, जो यहाँ पे बेसिकली रुका हुआ था क्योंकि साइनोसाइड्स के पास नहीं जा रहा था ब्लड, तो वो पीछे से अगर एसोफेजियल वेन्स के अंदर जाता है जो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस और स्टमक को सप्लाई कर रही हैं, तो उसे हम एसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली हर वेसल की एक लिमिट है कि उस एक एक्सटेंट तक जो है वो डायलेट हो सकती है, उस एक्सटेंट के बाद वो डायलेट नहीं हो सकती, उसने आगे ब्लड सप्लाई करना होता है। तो जब ये एसोफेजियल जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये जब बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, तो अल्टीमेटली ये ब्लीड करना शुरू कर देती हैं विद इन द एसोफेगस एंड विद इन द स्टमक। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है? ब्लड की वोमिटिंग आती है। इसकी वजह से क्या आती है? वोमिटिंग आती है ब्लड की पेशेंट को। या ब्लड के अंदर वोमिटिंग आएगी, और अगर स्टमक के अंदर होगा तो अगर वोमिटिंग नहीं आई तो वो स्टूल के ज़रिए खारिज हो जाएगा, और स्टूल के अंदर जो है वो ब्लड आएगा, और स्टूल के अंदर जो है वो डार्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूल फील होगा, और ये सारा के सारा क्या होगा? हेपेटाइटिस के सिनेरियो के अंदर होगा। एसोफेजियल वेरिसिस की जो है ये अगेन आखिरी स्टेप के ऊपर रिस्पेक्टेड है। ठीक है। अब ये जो स्कारिंग है ना, इस स्कारिंग का ही अगला पार्ट, इसी जो स्कारिंग है जिसे हमने फाइब्रोसिस कहा था, इसी का अगला पार्ट ही सिरोसिस है। इसी का अगला पार्ट ही सिरोसिस है। सिरोसिस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये इस पॉइंट के जो है सेल्स जो हैं ये डेड हुए थे, अब यहाँ पे स्कार बन गया। ठीक है। लेकिन अब ये स्कार तो बन गया, लेकिन इस स्कार के अंदर मौजूद सारे सेल डेड नहीं हुए थे। इसमें मौजूद कुछ दो चार ऐसे सेल्स थे जो जिंदा थे अभी। तो उन सेलों ने अपने आप को रीग्रो करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। जब इन सेल्स ने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो इस जगह के ऊपर न्यूली ग्रोथ सेल्स का जो है वो क्या बन जाएगा? क्लस्टर बन जाएगा। अब पूरे लीवर के अंदर जिस जिस जगह पे पैचेस होंगे उस जगह पर इस तरह से क्या निकले होंगे? क्लस्टर्स निकले होंगे हर स्कार के अंदर से। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये लीवर की क्या हो रही है? सिरोसिस हो रही है, कि उसी स्कार्ड टिश्यू के अंदर से जो है, जो डेड सेल्स थे उन्हीं के अंदर से कुछ नए सेल्स निकले, और वो निकल के एक वो बना रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ना कोई फोड़ा निकला हुआ है लीवर की सरफेस के ऊपर, बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसी तरह से आउट पोचिंग हो जाती है इन सेल्स की। ठीक है। ये कुछ फंक्शंस तो प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये मुकम्मल फंक्शनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनकी और साइनोसाइड्स की दूरी जो है आपस के अंदर क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? अ, हमारे पास इसकी वजह से जो है ये सिरोसिस होती है, और सारा प्रोसेस होता है। इसी तरह अगर तो ये जो टिश्यूज़ हैं, अब अगली चीज़ क्या हुई? जब सिरोसिस स्टार्ट हुई तो सिरोसिस स्टार्ट होने की वजह से
सिरोसिस के स्टार्ट होने की वजह से किडनीज को मैसेज जाता है, क्योंकि अब लीवर फंक्शन नहीं कर रहा, किडनीज को मैसेज जाता है कि वो रिटेन करना शुरू कर दें साल्ट को और वाटर को। तो किडनी क्या करती है, साल्ट और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है। अब ये साल्ट और वाटर जो रिटेन होता है, ये सबसे पहले कहाँ पे रिटेन होता है, ये सबसे पहले रिटेन होता है लेग्स में और एंकल्स में, ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये एंकल और लेग्स में, क्योंकि हम ज़्यादातर चलते हैं या बैठे रहते हैं, ठीक है, लेटते कम है, तो उसकी वजह से वहाँ पे रिटेन हुआ रहता है और उसकी वजह से एडिमा बन जाता है। पिटिंग एडिमा भी हो सकता है, नॉर्मल एडिमा भी हो सकता है, लेकिन ये एडिमा रिलीव हो जाता है जब जब पेशेंट जो है वो लेटता है, तो तब ये एडिमा जो है दूर हो जाता है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एडिमा का। लेकिन जब इतना ज़्यादा साल्ट और वाटर जो है वो रिटेन हो जाएं, तो ये क्या करते हैं कि ये साल्ट और वाटर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी कि विद इन द पेरिटोनियम भी एकमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं असाइटीज़, ठीक है। तो ये असाइटीज़ जो है ये यहाँ से निकली है। बेसिकली हमें पता है कि पेरिटोनियम के अंदर नॉर्मल तौर पे भी थोड़ा सा जो है वो फ्लूइड होता है, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प करता है कि बैक्टीरिया को किल करे। क्योंकि जो बेसिकली जो जर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर मौजूद कोई जर्म्स हैं और ये यहाँ से क्रॉस करके पेरिटोनियम कैविटी तक चले गए और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद जो थोड़ा सा फ्लूइड है उसके पास चले गए हैं, तो ये फ्लूइड जो है ये क्या करता है, ये इनको जाने नहीं देता आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है, इनको क्रॉस नहीं करने देता, लेयर में फैलने नहीं देता, बल्कि इसके करीब से गुजरती हुई जो पोर्टल वेन होती है, करीब से गुजरती हुई जो पोर्टल वेन होती है, ये यूजुअली तौर पे वहाँ पे चले जाते हैं और पोर्टल वेन के थ्रू ये कहाँ चले जाते हैं, लीवर के अंदर चले जाते हैं और लीवर यहाँ पे इसको क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लीवर तो ऑलरेडी फंक्शन नहीं कर रहा, अब ये यहाँ पे चले गए हैं और इस जगह पर पेरिटोनियम कैविटी में थोड़े की जगह क्या है, ज़्यादा फ्लूइड आ गया है, तो ये ज़्यादा फ्लूइड इनको रोक नहीं सकता, तो बैक्टीरियाज जहाँ पे भी फ्लोट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें जो पेशेंट है उसको स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस हो सकता है। स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस हो सकता है कि पेरिटोनियम के अंदर बैक्टीरिया का स्प्रेड हो गया, वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया जो है प्रोलिफरेट जो है वो करना शुरू कर गए हैं, तो वहाँ पे जो है ये पेरिटोनाइटिस हो गया। तो जिसको बड़ी जल्दी जो है ये देखना जो है पड़ता है कि ये पेरिटोनाइटिस क्यों हुआ है, और असाइटिस की वजह से हो सकता है, इसलिए असाइटिक फ्लूइड को जो है वो जल्दी रिमूव करना भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से पोर्टल वेन की डायलेशन हो रही थी, इसी तरह ही बिलरी सिस्टम का भी इंटैक्ट होता है। अब बेसिकली बिलरी सिस्टम का क्या काम होता है, बिलरी सिस्टम का काम होता है कि अब जो लीवर है, लीवर ने हमें पता है कि बाइल प्रोड्यूस करनी है। बाइल के दो काम है, बाइल ने एक तो डाइजेशन के अंदर हेल्प देनी है, दूसरा बाइल ने जो है वेस्ट मटेरियल को निकालना है, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है ना उसको निकालना है, और दूसरा डाइजेशन के अंदर हेल्प देनी है। तो अब ये लीवर बना रहे हैं, अब जब लीवर बना रहा है तो लीवर के वो सेल्स जो बाइल बना रहे होते हैं वो बिल्कुल हेपेटोसाइट्स के पास पड़े होते हैं, जिन्हें हम कैनलकुलाई कहते हैं, ठीक है। कैनलकुलाई जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल हेपेटोसाइट्स के साथ पड़े होते हैं। तो जब लीवर डैमेज होता है तो ये सेल्स भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और उसी तरह बाइल बनाने ब्लड के सेल्स की तरह इनकी भी जो प्रॉक्सिमिटी होती है, वो जो बाइल डक्ट के चैनल्स होते हैं, जो मल्टीपल चैनल्स बनते हैं जिन्हें बिलरी चैनल्स बोलते हैं, उनसे दूर होते रहते हैं, ठीक है। तो अब कैनकुलाई तो जो है वो बना रहे होते हैं, बाइल वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाइल बजाय प्रोड्यूस हो के गॉल ब्लैडर में जाए और गॉल ब्लैडर से जो है आगे की तरफ निकलती हुई फिर जो है वहाँ चली जाए, इंटेस्टाइन्स के अंदर चली जाए, वो वहाँ नहीं जाती, बल्कि ब्लड के साथ ही क्योंकि पड़ी होती है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर शामिल हो जाती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर शामिल होकर वो पूरी बॉडी के अंदर गर्दिश करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डस हो जाता है पेशेंट को। पेशेंट फील करता है कि उसकी आईज जो है वो बिल्कुल येलो हो रही हैं, स्किन की पिगमेंटेशन येलो हो रही है, ओवरऑल जो है वो पिगमेंट्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, और सारे का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो नहीं निकल रहा होता। यूजुअली तौर पे तो वो वेस्ट मटेरियल बाइल के अंदर होता है, और वो बाइल वो वेस्ट मटेरियल जो है सेंड कर देता है इंटेस्टाइन्स को, और इंटेस्टाइन्स उसे क्या कर देती हैं, एक्सपेल। तो इसकी वजह से जो है क्या होता है कि बेसिकली जो गॉल ब्लैडर की वॉल है
वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, उसको वहाँ तक भी जो है इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इस पे इतना ज़्यादा लोड होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि बिलियरी चैनल्स के अंदर बाइल स्टोर है, तो लेकिन वो नीचे तक नहीं जा पा रही क्योंकि स्टोर है। तो इस वजह से बिलियरी चैनल्स क्या हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं। बिलियरी चैनल्स क्या हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं। और गॉल ब्लैडर के अंदर भी, क्योंकि वो सारे के सारे चैनल्स डायलेटेड हैं, तो गॉल ब्लैडर की वॉल भी इन्फेक्शन का शिकार होती है, और गॉल ब्लैडर की वॉल भी क्या हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है, जिसे हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, या गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर इसके नतीजे के अंदर एडिमा भी हो सकता है। तो इसी तरह जब हमारे पास ये पोर्टल वेन थी, तो इसी पोर्टल वेन के अंदर से जो ब्लड जा रहा था, जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई थी, तो उसकी वजह से ये स्प्लीनिक वेन के अंदर भी चला गया। स्प्लीनिक वेन के अंदर जाने की वजह से स्प्लीनिक वेन की जो है वो डायलेशन हो गई, और ये ब्लड अल्टीमेटली कहाँ चला गया, स्प्लीन के अंदर चला गया। तो स्प्लीन के अंदर जाने की वजह से क्या हुआ, इसने स्प्लीन का बेसिक काम तो ये था ना कि उसने डैमेज आरबीसीज को, डैमेज डब्ल्यूबीसीज वगैरह को, डैमेज प्लेटलेट्स वगैरह को बॉडी से जो है वो रिमूव करना था, उनकी फिल्ट्रेशन वगैरह करनी थी। तो ये ब्लड जब किडनी में ज़्यादा जाने लगा, तो स्प्लीन के अंदर ज़्यादा जाने लगा, तो स्प्लीन उन सारे सब्सटेंसेस की फिल्ट्रेशन करने लगी। अब स्प्लीन के अंदर इतना ज़्यादा ब्लड आ जाने की वजह से स्प्लीन का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, जिसे हमने क्या बोला, स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली अब जब हुई तो स्प्लीन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड गया, और उसने वो सारा ब्लड फ़िल्टर करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। तो जब वो ब्लड फ़िल्टर करती गई, तो उसने बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज मार दिए, बहुत ज़्यादा आरबीसीज मार दिए, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स मार दिए। तो जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसीज की अमाउंट भी कम हो गई, आरबीसीज की अमाउंट भी कम हो गई, और प्लेटलेट्स की अमाउंट भी कम हो गई। यानी कि अब हमें जितनी भी चीज़ें पता चली, इसका मतलब ये था कि वो कहीं ना कहीं पे रिलेट कर रही हैं विद द हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। तो अब हम देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर के अंदर, कौन से इमेज के अंदर कैसी जो है वो पेरेंट्स आ रही है हेपेटाइटिस। अब ये लिवर है, लिवर की ओवरऑल आप अगर एक्ोजेनिसिटी देखें तो वो क्या है, डिक्रीज्ड जो है वो इसमें एक्ोजेनिसिटी है, इतना ज़्यादा लिवर ब्राइट नहीं है। और दरमियान में देखें तो ये जो चैनल्स हैं ये वाले जो है ब्राइट हुए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जिस तरह रात के अंदर ये आसमान है तारीख, और उस पर ये क्या है, तारे चमक रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार स्काई अपीयरेंस अपीयरेंस बोलते हैं। ये बेसिकली इंक्रीज्ड एकॉस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच की वजह से जो है, क्योंकि दो सरफेसेस बन गई, एक जगह पे फ्लूइड है और एक जगह पे टिश्यू है, फिर फ्लूइड है और फिर टिश्यू है, फिर फ्लूइड है और फिर टिश्यू है। तो ये इनके मिसमैच की वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होने लग गई, और जितनी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हुई, उस स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की वजह से, उस स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की वजह से जो है हमारे पास ये ब्राइट इमेजेस आना शुरू हो गए। तो इसे हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, स्टारी स्काई अपीयरेंस। ठीक है, ये स्टारी स्काई अपीयरेंस जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस के अंदर ही नज़र आए, हमें और भी बहुत सारी हेपेटिक डिजीज़ के अंदर जो है ये नज़र आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह कि अगर हम यहाँ पे लीवर को देखें, तो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये देखें, ये लीवर के ये जो है ये सेगमेंट्स अलहदा हो रहे हैं, ये वाली पाउचिंग जो है थोड़ी सी अलहदा है, इसकी एक्ोजेनिसिटी जो है ये थोड़ी सी अलहदा है। ये क्या है कि यहाँ पर ये जो रीजनरेटिव जो है ये सेल्स जो हैं ये ग्रो कर रहे हैं। ये जो बेसिकली हम कहते हैं ना कि इरेगुलर मार्जिन्स, ये इरेगुलर मार्जिन्स किस वजह से कह रहे हैं लीवर के, कि लीवर की सरफेस फॉर एग्जांपल जो स्मूथ थी बिल्कुल ऐसे, अब उसकी सरफेस के ऊपर जो टिश्यू की रीजनरेटिव हो रही है वो इस तरह से पड़ी हुई है, रीजनरेशन जो आउट पॉचिंग हुई हुई है, तो उसकी वजह से इसके मार्जिन जो हैं वो क्या हो गए, सारे के सारे इरेगुलर्स हो गए, और ये हमारे पास क्या है, साइटिक जो है वो फ्लूइड पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। तो इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ जाएं और देखें, तो ये देखें कि ये हमारे पास गॉल ब्लैडर था। अब गॉल ब्लैडर की ये जो है ये वॉल ये थिक हो रही है यहाँ पे ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। तो ये गॉल ब्लैडर की अगर वॉल थिक हो, और साथ में आपको लीवर का साइज़ भी इंक्रीज मिले, और अगर आपने जो है ALT या SGPTs वगैरह हैं वो जो है अगर इन रेज्ड मिलें, और हेपेटाइटिस B या C वगैरह में से कोई भी पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब है कि 100% जो है वो क्या है, बेसिकली हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस के अंदर जो है वो जॉन्डिस भी होता है, ब्लड की वोमिटिंग भी आ सकती है सीवियर कंडीशन के अंदर। इस तरह भी हो सकता है कि कोई सिम्टम ना मिले, वीकनेस भी हो सकती है, फटीग भी हो सकती है। वो वीकनेस और फटीग इस वजह से होती है क्योंकि लीवर अपना काम नहीं कर रहा, वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्लड में प्रोवाइड नहीं कर रहा, और ब्लड से मज़ीद ले नहीं रहा स्टोर करने के लिए। तो ओवरऑल पेशेंट को क्या वीकनेस फील होगी, वेट लॉस भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो उसको फटीग वगैरह भी हो सकती है।
जितना यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो है वो क्या हुआ हुआ है, गॉल ब्लैडर के अराउंड जो है, ये इसे हम कहते हैं कि पेरिकोलिक जो है वो फ्लूइड की कलेक्शन है। और ये जहाँ पे क्या हुआ हुआ है, एडिमा हुआ हुआ है। लिवर देखें आप, लिवर के अंदर जो है हल्के हल्के ये जो है, ये जो एरियाज हमें नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे एरियाज जो हैं, ये निशानदेही कर रहे हैं कि हल्की हल्की जो है स्कारिंग हो रही है। अदरवाइज जो है वो लिवर बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, इस इमेज के अंदर देखें, तो आप ये देखें, ये वाला एरिया है किस तरह अलहदा से है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तो ये सारे एरियाज़ अलग अलग हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर रीजनरेशन हो रही है टिश्यूज़ की। और ऊपर देखें सरफेसिस कितनी जो है वो इरेगुलर सी है, तो ये क्या हो रही है, रीजनरेशन हो रही है लिवर की, इस वजह से ये सारा एरिया ऐसा है। और ऊपर की तरफ ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये साइटिक फ्लूइड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिवर सिरोसिस है, यानी कि एडवांस जो है वो केस है। याद रखें, लिवर जो स्कारिंग होती है, जो लिवर स्कारिंग होती है, उसे हम जो है इलास्टोग्राफी के थ्रू जो है, इलास्टोग्राफी के थ्रू जो है वो हम लोग कर सकते हैं उसको डायग्नोस, कि लिवर की इलास्टिसिटी अब कितनी है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें कि पोर्टल वेन जो है ये डायलेट हो गई है, तो ये डायलेट होगी, तो पोर्टल वेन की जो है ये इसके अंदर जो है जो साइज़ जो है इस इमेज के अंदर 1.9 सेंटीमीटर है, 1.3 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए था, यानी कि 13 mm नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, 19 mm है। तो ये क्या है, पोर्टल वेन जो है वो इनलार्ज हुई हुई है। और इनलार्ज पोर्टल वेन जो है हमारे पास इंडिकेटिव है कि इसको पेशेंट को एसोफेजियल वेरिसेस वगैरह हो सकते हैं, और हेपेटाइटिस है, या कोई ऐसी चीज़ है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है पोर्टल वेन के ब्लड को और लीवर के अंदर जाने नहीं दे रही। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि बेसिकली हमारे पास जो जितनी भी अपेयरेंस हैं वो लीवर की क्यों हो रही हैं, स्टारिस का अपेयरेंस क्यों हो रही है, लिवर स्प्लीनोमेगैली क्यों हो जाती है, इसके साथ पोर्टल वेन डायलेट क्यों हो रही है, लिवर का ओवरऑल जो है एक्ोजेनिसिटी जो है वो कम क्यों हो रही है, इसके अलावा जो है हमारे पास पेरिटोनाइटिस क्यों हो सकता है, एसाइटिस क्यों हो रही है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइंड हैं, एक ही सिस्टम के साथ, एक ही पैथोफिजियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लीवर को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर, और इसकी बेटर डायग्नोसिस के लिए जो है ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है, उसे हम कैसे डायग्नोज करते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो अरेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग ये देखें कि जो है क्या क्या प्रोसेसेस थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर करना है कि ये चीज़ें जो हैं हमें, ये प्रोसेसेस हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो नज़र आ जाए। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा लेक्चर। अगर आप लोगों को इस लेक्चर के से रिलेटेड कोई क्यूरी हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि सबके आंसर दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा।